हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हम 12th क्लास की चैप्टर बुक का 4th लेसन द रेड रेप पढ़ रहे थे। आइए हम इसे और कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले मैं पढ़ा हुआ था कि जो पेडलर था, रेड रेप विक्रेता था, वह एक शाम को एक क्रॉफ्टर के घर पर जाकर रुकता है, उसकी झोपड़ी पर जाकर रुकता है। पूरी रात वहाँ व्यतीत करता है और सुबह होते ही वो दोनों चल पड़ते हैं। और फिर जो क्रॉप्टर है उसके पास एक गाय थी, अपनी गाय धोने चला जाता है, जबकि जो रेड ट्रेप सेलर है वह अपने काम पर निकल जाता है। परंतु आधे घंटे के बाद जो रेड ट्रेप सेलर वह पुनः लौट आता है और वह उस झोपड़ी के खिड़की के पास जाकर वहाँ से शीशे को तोड़कर एक पाउच को निकालता है जिसमें 30 क्रोनर रखे हुए थे, और वह 30 क्रोनर लेकर वो उस पाउच को उसी स्थान पर पुनः रख देता है और फिर वह खुश होकर चला जाता है। आगे पढ़ते हैं। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फील्ड क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, जब वह पैसे के साथ वॉक कर रहा था, जा रहा था, इन हिज पॉकेट अपनी जेब में रखते हुए, जब वह रेड ट्रेप विक्रेता अपने पॉकेट में पैसे लेकर जा रहा था, मनी लेकर जा रहा था, ही फील्ड क्वाइट प्लीज, वह बहुत ही संतुष्ट, बहुत ही खुश महसूस हो रहा था। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चालाकी पर, उसे अपनी चालाकी पर बहुत ही प्रसन्नता आ रही थी, बहुत ही खुशी हो रही थी। ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ, ऑफकोर्स मतलब वास्तव में, दैट एट फर्स्ट, पहले, ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसने यह रियलाइज़ किया, उसे एहसास हुआ कि उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, उसे पब्लिक हाईवे से जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड्स इनटू द वुड्स, इसलिए उसे सड़क से मुड़ जाना चाहिए और वह जंगलों के रास्ते से अपने निवास स्थान, अपने घर की तरफ जाए। वुड्स मतलब जंगल होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले कुछ घंटे, दिस केज हिम नो डिफ़िकल्टी, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। पहले कुछ घंटे उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेकिन बाद में, दिन होने पर, इट बिकेम, जैसा कुछ समय बीता, इट बिकेम वर्स, यह और भी बुरा हो गया, जो स्थिति थी वह ख़राब होने लगी। फॉर इट वॉज़ अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा तथा बहुत ही कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, बहुत ही भ्रमित करने वाला फॉरेस्ट था, जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह प्रवेश कर चुका था, जिसमें वह चला जा चुका था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, या निश्चित होने के लिए, टू वॉक इन द डेफिनेट डायरेक्शन, कि वह सही दिशा में चले, उसने कोशिश की कि वह सही दिशा में चले। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक, जो रास्ते थे ट्विस्टेड बैक, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, एक दूसरे से विचित्र ढंग से मिले हुए थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वह चलता रहा और उसे जंगल का कोई कोना नहीं मिला, जंगल का अंत दिखाई नहीं दिया। एंड फाइनली ही रियलाइज, और अंत में उसे रियलाइज हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसे क्या रियलाइज हुआ कि वह वॉक कर रहा है, टहल रहा है, अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उसी भाग में, उसे रियलाइज हुआ कि वह जंगल के उसी भाग में टहल रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थाट्स, तभी उसे अपने जो थॉट्स थे, जो अपने विचार थे, उसे याद आए, तभी उसे अपने विचार याद आए, रिकॉल किया, रिकॉल मतलब याद करना, तब उसे अपने जो थॉट्स थे उसे याद आए, अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रेप के बारे में, तब उसे संसार के बारे में और अपने रेड ट्रेप के बारे में विचार आए। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसने सोचा कि अब मेरी बारी आ चुकी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट, और एक बेट ने, एक लालच ने उसे मूर्ख बना दिया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट, एक लालच ने उसे मूर्ख बना दिया। एंड हैड बीन कॉट, और वह उस जाल में पकड़ा जा चुका है, उस नेट में पकड़ा जा चुका है। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक, जो पूरा जंगल था, इसकी शाखाएँ थीं, इसकी टहनियाँ थीं, इट्स थिकेट्स एंड फॉल लॉग, इसकी मोटी गिरी हुई लकड़ियाँ थीं, क्लोज इन अपॉन हिम, जैसे उसे बंद कर दे रही हूँ, लाइक एन इम्पेडेबल प्रिजन, एक जेल के समान, फ्रॉम विच ही कुड नेवर escape, जहाँ से वह कभी निकल ना सके, ऐसे मजबूत जेल के समान जहाँ से वह कभी निकल न सके। जिस फॉरेस्ट में वह पहुँचा हुआ था तो इतना बड़ा सा था, भ्रम करने वाला था, कि बार बार वह चलता जा रहा था, पर
वह उस फॉरेस्ट के एंड तक नहीं पहुंच पा रहा था। जो वहाँ का पूरा पेड़ थे, जो लकड़ियाँ गिरी हुई थी, ऐसा उसे लग रहा था कि उसे घेर ले रही हैं। तब उसे याद क्या आया कि उसने सोचा था कुछ समय पहले कि जो पूरा संसार है वह रेड टेप के समान है। लोग किसी लालच में पड़ जाते हैं और उसी लालच में आकर वे उस जाल में, उस रेड टेप में फंस जाते हैं। तो वह अब स्वयं भी अपने बारे में सोच रहा है कि वह भी उस जाल में फंस चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। इट वॉज लेट इन दिसंबर। दिसंबर का लेट चल रहा था, दिसंबर का अंतिम समय चल रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। उस जंगल में पूरी तरह से अंधेरा छाता जा रहा था। दिसंबर का अंत चल रहा था और पूरे कमरे में, पूरे जंगल में, पूरे जंगल में अंधेरा होता जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर। इससे उसे खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि यहाँ तो खतरा बढ़ता जा रहा है। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिसपेयर। और उसकी जो निराशा थी, उसकी जो मतलब दुख था, वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फाइनली ही सा नो वे आउट। अंत में उसे थोड़ा भी रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। वह ज़मीन पर बैठ गया। ट्राई टू डेथ। वह मृत्यु के समान थक चुका था। थिंकिंग, वह सोच रहा था दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। उसने सोचा कि उसका अंतिम क्षण आ चुका है, उसका अंतिम समय आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड। लेकिन जैसे उसने अपना सिर ज़मीन पर रखा, ही हर्ड ए साउंड। उसने एक आवाज़ सुनी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। एक नियमित थम करने की आवाज़, कुछ पीटने की आवाज़। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह कौन सी आवाज़ थी। इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वह कौन सी आवाज़ थी। ही रेज हिमसेल्फ। उसने स्वयं को उठाया, वह उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स। ये किसी हथौड़े की आवाज़ थी। फ्रॉम द आयरन मिल, जो कि एक आयरन की मिल से आ रही थी, आयरन की फैक्ट्री से आ रही थी। यह हथौड़े की आवाज़ थी जो आयरन मिल से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देर मस्ट बी पीपल नियर बाई। उसने सोचा कि वहाँ कुछ आसपास लोग अवश्य होंगे। ही समन्ड ऑल स्ट्रेंथ। उसने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया, उसने अपनी सारी ताकत को एकजुट किया। गॉट अप, उठा। एंड स्टेकर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और वह उस आवाज़ की डायरेक्शन में, उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ, स्टेगर्ड करता हुआ चल पड़ा। द रामजोज आयरन वर्क विच वाज आर नाउ क्लोज डाउन। जो रामजोज आयरन वर्क था, जो कि अब बंद होने वाला था। वेर नॉट सो लॉन्ग गो। जो बहुत समय पहले ए लार्ज प्लांट, एक बहुत ही बड़ा प्लांट हुआ करता था। जो रामजोज आयरन वर्क था, रामजोज आयरन मिल थी, वह अब बंद होने के कगार पर था। और वह बहुत समय पहले ए लार्ज प्लांट, एक बहुत ही बड़ा सा प्लांट हुआ करता था, एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री होती थी। विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, जहाँ स्मेल्टर और रोलिंग मिल थी, लोहे को ढालने की मिल थी। एंड फोर्ज, और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ भी थी। इन द समर टाइम, गर्मी के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड वाज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनाल। मतलब बड़ी बड़ी जो लोहे की बनी चीज़ें थी, लोहे की जो छड़ थी, और उन्हें नहर के द्वारा, नहर में ले जाया जाता था। नहर में किसी वाहन के द्वारा, किसी शिप के द्वारा ले जाया जाता था। विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, जो कि बड़ी इनलैंड लेक तक जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और ठंडी के समय में, द रोड्स नियर द मिल, जो मिल के पास सड़कें थीं, वेर ब्लैक फ्रॉम द कोल, वह काली हो जाती थी। फ्रॉम द कोल, उस कोयले से। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि बड़ी बड़ी चारकोल की गाड़ियों से गिर जाते थे। जो बड़े बड़े अधिक मात्रा में चारकोल होते थे, उससे जो वहाँ की ज़मीन थी, जो सड़क थी, वह बिल्कुल काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, इन्हीं एक शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक लंबी शाम के दौरान और क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, जो वहाँ का मास्टर स्मिथ था, जो मुख्य लोहार था, एंड हिज हेल्पर, जो उसके सहायक थे, सेट ऑन द डार्क फोर्ज, वे एक डार्क फोर्ज मतलब अंधेरी भट्टियों में बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस, उस चूल्हे के पास। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वे कच्चे लोहे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में रखा गया था लाल होने के लिए, जलने के लिए। टू बी रेडी टू पुट ऑन द अनवेल, ताकि उसे निकाल कर उसकी मतलब
उसका नया रूप दिया जा सके, अनवील किया जा सके। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट इनटू द स्टे द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार। एक के बाद दूसरा व्यक्ति उठता था और वह उस लोहे की छड़ को बार बार वहाँ जलाया करता था ताकि उसमें चमक बनी रहे, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। रिटर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद वह लौट आता था, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, और उसके शरीर से पसीने गिरने लगते थे। दो एज वाज द कस्टम, जैसे कि परंपरा थी, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट। यह परंपरा क्या थी कि वह एक लंबी शर्ट के अलावा लंबी शर्ट के अलावा और कुछ भी पहनता नहीं था। एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, और साथ साथ में वह लकड़ी के शूज भी पहना करता था। होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।